हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मूल कंसेप्ट का अगला लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। आज मूल कंसेप्ट को हमें खत्म भी करना है। तो लास्ट क्लास तक हम बात कर रहे थे भैया कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मोलरिटी हम पढ़ चुके हैं, हम मोलैलिटी पढ़ चुके हैं, हम मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है भैया परसेंटेज की। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स से। ठीक है, देखो जी परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है भैया परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स का। जैसे कि मोल फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज एक में से कितनी है। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज यानी पर 100 कि कोई चीज 100 में से कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। है ना। कि पहले हमारे पास कंडीशन ऐसी थी कि सॉल्यूशन का टोटल अगर 1 मोल है तो एक में से वो जो पर्टिकुलर स्पीसी है उसके मोल कितने, तो वो तो था मोल फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे टोटल, मान लो सॉल्यूशन 100 है तो 100 में से सॉल्यूट कितना है, 10 है तो 10%, 20 है तो 20%। ठीक है ना। तो कोई चीज 100 में से कितनी है उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। अब यार जो परसेंटेज होता है ना, ये 3 तरीके का होता है। एक तो होता है जी W/V परसेंटेज। देखो W का मतलब होता है मास, ठीक है, और V का मतलब होता है जी वॉल्यूम। तो इसको हम मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। एक चीज मैं बता देता हूं, हमने अब तक जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है उन सब में ऊपर जो चीज लिखी ना, ऊपर की तरफ, वो हमेशा आती है सॉल्यूट के लिए। नीचे वाली चीज जो आती है वो आती है जी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, कि भाई ऊपर वाली चीज सॉल्यूट के लिए, नीचे वाली चीज सॉल्यूशन के लिए। एग्जांपल के लिए जैसे मोलरिटी था, तो मोलरिटी में आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नीचे क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। है ना। जैसे मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। है ना। बस केवल मोलैलिटी ही एकमात्र ऐसी अपने पास कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें जो है वो ऊपर तो सॉल्यूट और नीचे सॉल्वेंट काम में आता है। बाकी सब में जो नीचे वाली चीज सॉल्यूशन की होती है। नॉर्मलिटी में भी ऐसा ही होता है। नॉर्मलिटी हम निकालते हैं तो वहां आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आता है जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी में भी नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर वाली चीज आती है सॉल्यूट की, नीचे वाली चीज आती है सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही है कि ऊपर जो चीज लिखी जाएगी वो आएगी सॉल्यूट की, नीचे वाली चीज आएगी किसकी, सॉल्यूशन की। याद रखने के लिए कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में। W का मतलब हो गया मास, V का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा जो है वो होता है भैया V/V, या फिर जो है वो आप इसको W/W बोल सकते हो, W/W परसेंटेज। है ना। इसको जो है बाई मास परसेंटेज भी बोला जाता है, बाई मास परसेंटेज। और तीसरा जो होता है वो है भैया V/V परसेंटेज। इसको जो है वो बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी बोला जाता है। ठीक है, बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो जी क्या है ये तीनों, बहुत ही आसान और सिंपल सा काम है कि भैया तीनों को अगर आपको लिखना है ना, तो आप ये देखो, मैंने कहा कि ऊपर वाली चीज किसकी, सॉल्यूट की, नीचे वाली चीज किसकी, सॉल्यूशन की। तो यहां ऊपर तो आएगा क्या, ऊपर तो आएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इनटू कर दो इसको कितने से, इनटू कर दो जी 100 से, खत्म बात। ये आ गया W/V। भैया W/W तो ऊपर आएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा अपने पास, नीचे आएगा जी मास ऑफ सॉल्यूशन। है ना। ऊपर वाली चीज सॉल्यूट की, नीचे सॉल्यूशन की, इनटू क्या कर दो 100। V/V का मतलब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर दो, इनटू कर दो जी कितना, 100। ये खत्म हो गया। है ना। सिंपल सा काम है, W/V, W/W, V/V, हो गया काम। है ना। तो अब देखो जी कि ये है अपने पास परसेंटेज। क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात करते हैं, फिर हम चलेंगे आगे PPM की तरफ। ठीक है, देखिएगा एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। है ना। तो जैसे आपको ये दे दिया कि इफ 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in यहाँ आपको दे दिया भैया 1 या 240
ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा काम है, आपको सॉल्यूशन का क्या बताना है जी, मास परसेंटेज बताना है। वही तरीका कि मैंने आपको बार बार बताया, मैं फिर से आपको वही बात बोलूँगा कि आपको जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म या जब भी जो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई सवाल पूछे, जो चीज़ पूछी गई है उसका फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले। तो आपको जो मास परसेंटेज पूछा है, तो मास परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, W/W%। तो W/W का मतलब ऊपर तो क्या आएगा अपने पास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा जी, नीचे आएगा अपने पास मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर दिया, 100 कर दिया, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो कितना है, आप देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मास कितना 40, सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 40 और सॉल्वेंट कितना है 240, तो ये आ जाएगा टोटल कितना 280 इंटू कर दो कितना 100, ये कैंसिल हुआ, है ना। तो ये जो हो कितना जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 100/7%। यही अपना क्या है आंसर है, मास परसेंटेज आ गया, सीधा सा सिंपल सा काम है, ठीक है ना। फिर देखो जी, आसान से क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज़्यादा जो बहुत भारी भरकम कंसेप्ट वगैरह या भारी भरकम क्वेश्चन बन जाए ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आपको ये दे दिया, ए सॉल्यूशन कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of a solution which is 30% W/V in concentration and if 10 gram of यूरिया was dissolved in solution, ठीक है। और आपको ये दे दिया कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको दे दिया भैया 1.2 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अब देखो कि क्वेश्चन समझो और जो चीज़ आपको पूछी है या जो चीज़ दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखो। आपको क्या दे रखा है 30% W/V, मैंने क्या कहा आपको, है ना। देखो अच्छा एक चीज़ और, कंसंट्रेशन टर्म जो है ना, इनमें जो परसेंटेज वाला जो पोर्शन है इसमें आपको क्या करना है, जो परसेंटेज है उसका मतलब समझ जाओ आप, मतलब समझो कि कोई चीज़ 100 में से कितनी है, आपको क्या गिवन है इसका मतलब लिखते हैं, देखना मतलब लिखते ही आपका आधा काम हो जाएगा। आपको गिवन है 30% W/V एक्वस यूरिया या जो भी है, हाँ बिल्कुल यूरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया 30 ग्राम यूरिया is dissolved in 100 ml सॉल्यूशन। क्या भैया 30 ग्राम यूरिया जो है ना वो 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है, 30 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब अगर मान लो ये 30% W/W होता तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तब हो जाता 30 ग्राम यूरिया 30 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है। अगर 30% V/V होता तो 30 ml 100 ml में हो जाता, ठीक है ना। अब ये कंडीशन निकल के आई, हमारे पास यूरिया है 30 ग्राम, 30 ग्राम जो है वो कितने में है जी 100 ml में है। अब दूसरा आपको जो है वो क्या दे रखा है, आपको ये पूछा है कि भैया 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है, तो आप सोचो 30 ग्राम 100 ml में, तो एक कितने में होगा, एक हो जाएगा 100/30 में, तो 10 कितने में हो जाएगा 100/30 इंटू 10, है ना, ऐसा कर लो। अदरवाइज जो दूसरा एक और तरीका है अपने पास, एक काम करो कि भैया जी W/V परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो क्या आता है जी, ऊपर आता है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आता है, नीचे आता है जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर दिया, इनटू कर दिया जी 100। तो W/V कितना दे रखा है 30 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना करना है 10, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, और इनटू कितना कर दिया जी 100, ये कैंसिल हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे पास जो है वो निकल, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, 10 ही कैंसिल होगा ना, ये है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया भैया अपने पास 0.3, चेक कर लेना ज़रा इतना ही आएगा क्या, 0.3 कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा इतना 3/100, ठीक है ना। अरे भाई मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, 3/100 थोड़ी ना आएगा, ये आएगा 100 बाई कितना
ml। ये लो जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, है ना। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है अपने पास 33.33 ml। अब आपको क्या बताना है, इसका मास बताना है। तो भैया जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन बताना, तो डेंसिटी 1.2 और ये कितना आ गया 100 बाई कितना 3, खत्म बात। तो ये कितना जाएगा भैया, ये जाएगा 0.4, ठीक है। तो यानी कि कितने ग्राम का सॉल्यूशन है, 40 ग्राम सॉल्यूशन है। 40 में से 10 ग्राम क्या है, यूरिया है, और बाकी सारा जो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इस तरीके का सवाल भी जो आपको पूछ सकता है। अगला देखो जरा और क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे जरूरी चीज है कि भैया कन्वर्जन वाला क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 10% बाय मास एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। यह सीधा सा काम है, आपको मोलैलिटी पूछी है। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं इसी के साथ, ठीक है। ऐसा ही है, एक क्वेश्चन समझ लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा ना। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 20% W/V एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है। एक में आपको क्या कर रखा है जी, W/V दे रखा है, और एक में W/W दे रखा है। मैं एक चीज बता देता हूं, V/V भी जो है वो कई जगह देता है, लेकिन इतना ज्यादा V/V के बारे में जो है वो नहीं दिया हुआ होता है। V/V भी आता है बहुत जगह, लेकिन इतना ज्यादा V/V आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहां पर समझना जरा कि सबसे पहला यहां पर गिवन क्या है, गिवन है भैया जी 10% W/W एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या कर रखा है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि भैया जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में बदलना हो, तो जो चीज दे रखी है सबसे पहले उसका मतलब लिखो। तो यहां पर दे क्या रखा है भैया, ये दे रखा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100 में से कितनी है। 10% का मतलब 100 में से कितना है, 10 है। तो इसका मतलब बताओ मुझे, इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम यूरिया, है ना। कि भाई सॉल्यूट को ना, ऊपर सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास, W/W यही है। तो 10 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है। अब ये तो हुआ वो कि भाई जो दे रखा है उसका मतलब। अब जो पूछा है उसका फॉर्मूला, आपको मोलैलिटी पूछा है स्मॉल m, तो मोलैलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, और W सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में हो तो ऊपर क्या लगा दो जी, 1000 लगा दो। बस यही करना है, सीधा सा काम है। तो यहां स्मॉल m, मुझे बताओ सॉल्यूट का मास तो कितना आ गया, 10 आ गया इनटू 1000। मुझे बताओ सॉल्यूट का मोलर मास कितना है जी, 60। अब मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए, मुझे यहां से सोच समझ के बता दो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा। ये देखो जरा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है कितना है, 100 ग्राम है, तो 100 माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है जी, 10 ग्राम है, तो 10 कितना आया जी, 90 ग्राम। तो यहाँ पर जो है मैं कितना रखूँगा, 90 रखूँगा। जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, ये आया कितना, 100/54। यही अपना क्या है जी, आंसर है। सिंपल सा काम है ना। तो वही बात, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो एक ही काम करना है, जो चीज़ दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखो, उसका मतलब लिखो, और जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दो। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है, तो गिवन ये है भैया 20% W/V एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है। और भैया ये गिवन है तो इसका मतलब मुझे बता दो इस बार, W/V है यानी ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज अपना सॉल्यूट हो गया, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। इस बार जो है वो क्या आएगा, ml सॉल्यूशन आएगा, W/V हो गया ना, तो इस बार नीचे वॉल्यूम आएगा। तो इसका मतलब कि भाई 20 ग्राम जो है ना वो 100 ml सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है। और यहां से मुझे तो कैपिटल M बताना, तो इसका फॉर्मूला क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर मास, वॉल्यूम अगर ml में हो तो ऊपर क्या आएगा, 1000 आएगा। तो यहां से मैं इसको करता हूं सॉल्व, गिवन मास कितना आएगा, 20 ग्राम है, डिवाइड बाय ग्लूकोज का कितना होता है 180, ऊपर क्या आएगा 1000 आएगा,
और भैया 100 ml सॉल्यूशन है, तो ये देखो ज़रा, ये सब कुछ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया कितना 10/9, यही अपना क्या है आंसर है, 1.11 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो ज़रा, कि अगर आपको जो है ना यहाँ पर इसका शॉर्ट मेथड क्या है ना, इसका शॉर्ट मेथड मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ। भैया जी देखना कि अगर आपको W/V दिया है परसेंटेज में और डायरेक्टली मोलरिटी बतानी है, तो इसका डायरेक्टली तरीका यह है कि मोलरिटी इज इक्वल टू, आप सोचो जरा ध्यान से देखो कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है। मोलरिटी का फॉर्मूला ये तो है, या फिर W/V क्या होता है, ऊपर तो मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो ये क्या है, ये x क्या है, x मास ऑफ सॉल्यूट है ना, और ये क्या है जी, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, W/V तो हो गया, W/V डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000। अच्छा परसेंटेज है तो वॉल्यूम हमेशा कितना होगा, 100। कहने का मतलब कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई W/V है ना, x डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम हमेशा कितना आएगा, परसेंटेज है तो 100 आएगा। कि भाई आप क्या बोलोगे कि 20% W/V सॉल्यूशन है, इसका मतलब 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। 10% W/V है, इसका मतलब 10 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहां पर हमेशा वॉल्यूम कितना रहेगा, 100 रहेगा, और 100 से 100 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। और ये क्या है, ये W/V है, तो हमारे पास रिलेशन जो है ना वो एक ये निकल के आता है कि W/V इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये भैया मोलरिटी और W/V का डायरेक्टली रिलेशन है, और इस रिलेशन को जो है वो आपको क्या करना है जी, काम में लेना है। और डायरेक्टली जो है वो हम मोलरिटी को W/V में बदल सकते हैं, या फिर W/V को मोलरिटी में यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा काम है ना। तो ये हुई एक बात। फिर देखिएगा जरा, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपको W/V से स्मॉल m पूछ ले। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है वो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ होगा, डेंसिटी का डेटा क्वेश्चन में मेंशन होगा, जैसे कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, ये आपको दे दिया जैसे 9.8% W/V इक्वस H2SO4, और इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है सॉल्यूशन की, जैसे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 0.8 ग्राम पर cc। ठीक है, सिंपल सा सीधा सा काम है। आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता। आता है तो क्या आता है देखना ज़रा। मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व, कि भाई तरीका वही, गिवन क्या है, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है, गिवन ये है 9.8% W/V। इसका सबसे पहले क्या लिखोगे, मतलब लिखोगे, है ना, इक्वस H2SO4। इसका मैं सबसे पहले मतलब लिखने जा रहा हूं, तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 9.8 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन कितने में, नीचे क्या आएगा, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, कैपिटल M पूछता तब तो मैं डायरेक्टली बता देता, जैसे मान लो आपको कैपिटल M पूछा है तो मैं बोलता W/V कितना 9.8 इंटू 10 डिवाइड बाय कितना आ जाता, मोलर मास कितना 98, इसकी मोलरिटी आ गई कितनी 1 मोलर। ये लो जी, मोलरिटी तो आ गई, लेकिन मुझे मोलरिटी चाहिए। तो एक तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, फिर लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको कि स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m डिवाइड बाय 1000 d माइनस m इंटू MW। ये लो, आप इससे भी जो वो क्या कर सकते हो, स्मॉल m कैलकुलेट कर सकते हो। अब मेरे पास कैपिटल M है 1, यहाँ 1 रख दो, डेंसिटी 0.8 रख दो, m की वैल्यू 1 रख दो, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, ये रख दो, तो आपके पास स्मॉल m यहाँ से भी आ सकता है, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हम इससे कैलकुलेट करते हैं, जो तरीका है, जो कंसेप्ट है वो सीखो, फॉर्मूला तो हम कभी भी भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो कंसेप्ट को पकड़े रहो हमेशा, कंसेप्ट को कभी नहीं छोड़ना है। और कंसेप्ट ये कहता है कि जो चीज़ दे रखी है उसका मतलब लिखो, तो जो चीज़ दे रखी है मैंने उसका मतलब लिख दिया, जो चीज़ पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो। तो भैया स्मॉल m पूछा है, स्मॉल m निकालने का तरीका गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और W सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में हो तो ऊपर कितना लगा दो जी, 1000 लगा दो। तो गिवन मास कितना दे रखा है 9.8 इंटू कितना 1000, मोलिकुलर वेट कितना है, तो भैया मेरे मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है 98 होता है। अब देखो जी, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो अब देखो कि भैया डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर लेता हूँ, सॉल्यूशन का मास, डेंसिटी है 0.8, वॉल्यूम कितना है जी 100 है, तो ये आ गया कितना 80 ग्राम। पूरे सॉल्यूशन का मास मेरे पास 80 ग्राम आया है।
अब इसमें से मास ऑफ सॉल्वेंट W, सॉल्वेंट कितना आएगा, तो भैया सॉल्यूशन का मास कितना है 80, इसमें से सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास है कितना 9.8। ये लो जी खत्म बात। तो भैया 9.8 है तो ये आ जाएगा कितना 70.2 ग्राम। तो यहाँ रखूँगा कितना 70.2। सॉल्व कर लो इसको, ये कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास 100/70.2 यही आंसर है। अब चाहो इससे कैलकुलेट कर लो, इससे भी यही आने वाला है ना। और अप्रोक्सली जो 10/7 के आसपास आ जाएगा, 70.2 को 70 मान लो, और वही हमें नियर बाई कैलकुलेशन करनी होती है। तो 10/7 आ गया ये, है ना। और 10/7 का मतलब कितना हो गया 1.4 के अप्रोक्स आ गया। सिंपल सा काम है। तो आपको इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली गुणा भाग करने बैठ गए, आपको अप्रोक्सली सॉल्व करना होता है। 1.4 के आसपास जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जनरली दूर दूर होते हैं। हाँ वो बात अलग है कि एक ऑप्शन दे दिया 1.4, दूसरा दे दिया 1.42, एक ऑप्शन दे दिया 1.39, एक ऑप्शन दे दिया 1.44, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए। अब भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन जनरली इस तरीके के ऑप्शन कम देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आए तो इसका मतलब समझ जाना ये जानबूझ के क्वेश्चन में कैलकुलेशन डाली गई है ताकि आप उस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करो। इसलिए तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह के सवाल को नेक्स्ट राउंड के लिए स्किप कर सकते हो कि भाई पहले वो क्वेश्चन कर ले जिनमें कैलकुलेशन आसान है, पहले वो क्वेश्चन कर ले जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो आसान है, ताकि कहीं पर इस तरीके के सवाल के चक्कर में हमारे वो जो ईजी सवाल है ना वो ना रह जाए, है ना। तो इस तरीके की कैलकुलेशन अगर आती है, कहीं पर इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, तो आप ये समझ जाना कि वो जानबूझ के डाला गया है ताकि वो क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट करो। वो क्वेश्चन आएगा, आपको पता है ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं इस तरह के क्वेश्चन को राउंड मार्क कर दो, बाद में देखने के लिए कर दो। पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपको पूरी तरह से आते हैं, जिनमें कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो ये हुई एक बात। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भैया यहां से मोल फ्रैक्शन भी पूछ लेता है कई बार, जैसे W/W देके, मास परसेंटेज देके मोल फ्रैक्शन आपको पूछ लिया, है ना। या उल्टा भी कर सकता है, जैसे आपको मैंने मास परसेंटेज पूछ लिया, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन या एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन, या इन विच मास परसेंटेज पूछा है ना, या एक्वस सॉल्यूशन फॉर द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.2 and solution is of NaOH, है ना। कि भैया वो सॉल्यूशन NaOH का है, उसकी मोलैलिटी स्मॉल m दे रखा है, और आपको क्या पूछ लिया, मास परसेंटेज पूछ लिया। सीधा सा काम, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो आप कंसेप्ट को मत छोड़ो, कंसेप्ट को कभी मत भूलो। कंसेप्ट ये कहता है कि जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उसका मतलब लिखो। 0.2 मोलल एक्वस NaOH दे रखा है, मुझे इसका मतलब बता दो। मैंने क्या बताया था, स्मॉल m दे रखा है ना। डेफिनेशन के पास चले जाओ कि भाई डेफिनेशन कहती है कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल डिसोल्व होंगे वही क्या है, वही मोलैलिटी है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, 0.2 मोल्स ऑफ NaOH are dissolved in 1000 ग्राम वाटर, ऐसा ही है। या 1 kg सॉल्वेंट बोल दो, एक ही बात है। देखो जरा, हमारा आधा काम हो गया है कि अब हमें मास परसेंटेज बताना है। तो मास परसेंटेज बताने का तरीका जो है वो क्या होता है, W/W। ऊपर तो क्या आता है जी, ऊपर आता है मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है अपने पास NaOH के 1 मोल का मास 40 होता है, मोलर मास के इक्वल। तो भैया इसके 0.2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। फिर भैया जी मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास है कितना 1000 प्लस 8 ग्राम सॉल्यूट हो गया, तो कितना आ गया 1008।
ये ग्राम में आएगा। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर तो आएगा भैया 8, नीचे आएगा 1008 और ये क्या आ गया 100 आ गया। तो भैया ये आ गया 800 डिवाइड बाय 1008%। अब वापस से देखो ये क्या है, ये अप्रोक्स 1000 के आसपास ही है और ये अगर 1000 है तो भैया ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सली 0.8% आ जाएगा, अप्रोक्सली 0.8 है ना। अब ये 1000 से थोड़ा सा ज्यादा है तो नियरली मैं 0.8% बोल दूंगा। हो सकता है ऑप्शन में 0.79 दिख जाए, हो सकता है ऑप्शन में 0.78 दिख जाए, थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ना। आप देख लो जरा, अगर आप जो इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे ना तो भी इतना ही आने वाला है। जैसे ये रहा, क्या दे रखा है अपन को जो है वो दे रखा है भैया 800 डिवाइड बाय कितना आया 1008। देखो जरा कितना आया 0.79 आया। मैंने कहा ना कि ऑप्शन में हो सकता है आपको 0.79 दे दे। तो एग्जैक्टली जो हो इसको कभी भी इस तरीके से लेके बैठना नहीं होता है, आपको जो है इसको कैलकुलेशन को नियरली ही सॉल्व करना होता है। और यही जो है वो नीट के एग्जाम में कैलकुलेशन करने का तरीका है या टाइम जो है वो बचाने का तरीका है, ठीक है ना। इस तरीका का क्वेश्चन भी जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि भैया स्मॉल एम से आपको परसेंटेज पूछ लिया या परसेंटेज से स्मॉल एम पूछ लिया, मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और लूँगा फिर मैं आगे बढ़ूँगा। देखो ज़रा कि कई बार जो मोल फ्रैक्शन भी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, आपको दे दिया जैसे H2SO4 in its 9.8% W/W एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कि भैया इसके 9.8% W/W एक्वस सॉल्यूशन में H2SO4 का मोल फ्रैक्शन आपको पूछ रखा है। देखिएगा ज़रा कि क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्यूशन इसका वही बात कि भैया जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उसका तरीका, उसका मतलब मैं लिख देता हूँ। 9.8% W/W है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 9.8 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही मतलब है, खत्म बात। एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, H2SO4 प्लस वाटर हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ पर मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आएंगे, 9.8 डिवाइड बाय कितना 98, तो ये इसके मोल आ गए 0.1, H2SO4 के मोल आ गए 0.1। दूसरा कौन है भैया जी, मुझे बताओ मास ऑफ वाटर कितना आएगा, मास ऑफ वाटर। तो आप देखो टोटल सॉल्यूशन का मास है कितना 100, इसमें से सॉल्यूट कितना है 9.8 है, तो ये हमारे पास जो है वाटर का आ गया कितना 90.2 ग्राम, ये वाटर का आ गया। तो मुझे बताओ वाटर के मोल कितने आएंगे, वाटर के मोल आ गए 90.2 डिवाइड बाय कितना 18। अब देखो ये 90 के आसपास है, ये 18 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा 5 के आसपास आएगा, हालांकि 5 से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा आएगा, 5 पॉइंट हो सकता है कि भाई 0.9 या 0.8 के आसपास या 5.1 के आसपास आ जाए, 5 से थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सॉल्व हम कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको H2SO4 का पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल कितना आ गए भैया 5.1, इसको सॉल्व कर लो, यही अपना आंसर है, 1/50 के आसपास आ गया, है ना। तो सीधा सा काम है भी, जब भी इस तरह की कैलकुलेशन आती है हमें क्वेश्चन को कभी भी जो है क्वेश्चन के जैसे पीछे नहीं पड़ना है, आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेशन से ही क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है जो कि एक बार नीट के एग्जाम में आया हुआ है ना, वो क्वेश्चन हम लेते हैं। मतलब ये डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न का, सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और अक्सर ये जो क्वेश्चन है ना वो बच्चे बहुत पूछते हैं, कि डाउट पर पूछते हैं, क्लास में करवाने के बाद भी पूछते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन क्या है पहले वो देखना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, calculate the mass of 63% W/W aqueous solution of HNO3 which is required to make
2.5 मोलर, या इसको जो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 मोलर 250 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। ये क्वेश्चन है भैया, और ये जो है वो ऐसा ही क्वेश्चन, डेटा अलग हो सकता है, डेटा पर मत जाना, लेकिन भैया सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है वो नीट में एक बार पूछा गया है। डेट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली जो एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज में आपको इस तरीके का, इस पैटर्न का क्वेश्चन जो जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्लियर है बात? अब देखना कि ये क्वेश्चन है क्या, क्या बोलना चाहता है। अब देखो, एक सॉल्यूशन मुझे प्रिपेयर करना है, 2 मोलर 250 ml सॉल्यूशन बनाना है HNO3 का, और ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें HNO3 की जरूरत पड़ेगी। पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने HNO3 की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है जी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ऊपर लगा दो कितना, 1000 लगा दो। तो मैं काम करता हूं, x निकाल लेता हूं। मोलैरिटी मुझे कितने करनी है, 2 करनी है, x मुझे निकालना है, ये 63, ये कितना आया 250, ऊपर कितना आया जी 1000 आया, ये जाएगा 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 63/2 ग्राम, है ना। बोले तो कितना आ जाएगा ये 62, 31 पॉइंट कितना 5, इतना ही आएगा ना। चलो जी, इतना जो है वो मेरे पास HNO3 है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आपको प्योर HNO3 कितना चाहिए, 31.5 ग्राम HNO3 चाहिए। ठीक है, अब भैया ये प्योर HNO3 है, मतलब ये मैं लिख देता हूं इसको कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2 मोलर 250 ml सॉल्यूशन ऑफ HNO3, 31.5 ग्राम of pure HNO3 is required। हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, अब आप सोचो कि ये HNO3 आप कहां से लेके आओगे। इस HNO3 का 31.5 ग्राम HNO3 का सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है भैया ये वाला सॉल्यूशन। कि आपको ये पूछना चाहता है मैं इस सॉल्यूशन का कितना मास लूं, ठीक है, ताकि उस सॉल्यूशन में 31.5 ग्राम प्योर HNO3 हो जाए। ये क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है जैसे कि मान लो आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है, आपके पास 1000 रुपए हैं, और जो है वो, चलो मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए, और इन 1000 रुपए में 990 रुपए जो है वो नकली है और केवल 10 रुपए असली है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हुई, 10 ही हुई। ऐसा मत बोलना कि सर 1000 रुपये पकड़ाओ तो हम तो 1000 पूरे चला देंगे ना, कि भाई मेरे पास जो है वो 1000 रुपये हैं, उनमें 990 रुपये जो नकली है और 10 रुपये असली है, मैंने तुम्हें दिए, तो टेक्निकली कितने रुपए दिए तुम्हें, 10 रुपये तो मिले ना। अब मैं आपको पूछूं कि मैं तुम्हें कितने रुपए दूं ताकि तुम्हारे पास नेट जो है ना, नेट रिजल्टेंट 50 रुपये हो जाए, कि मैं तुम्हें इस तरीके के कितने रुपए दूं ताकि तुम्हारे पास कितने हो जाए, 50 रुपए हो जाए टोटल, है ना। तो 1000 रुपए दिए तो कितने रुपए हो गए, 10 रुपए तुम्हारे पास पहुंचे। तो मुझे बताओ मैं तुम्हें कितने रुपए दूं ताकि तुम्हारे पास 50 रुपए पहुंच जाए। तो इस तरह के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5000 रुपए देने पड़ेंगे ना, तब जाके तुम्हारे पास कितने रुपए पहुंचेंगे, 50 रुपए पहुंचेंगे। क्वेश्चन ऐसा ही है। अब क्वेश्चन को समझना जरा कि भैया मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, 63% W/W सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, W/W एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब यह है कि भैया 63 ग्राम HNO3 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब यह, कहने का मतलब इस सॉल्यूशन का अगर मैं 100 ग्राम लूंगा ना, तो कितना HNO3 आपके पास पहुंचेगा, आपके पास केवल 63 ग्राम HNO3 पहुंचेगा। आपको ये पूछना चाहता है इस सॉल्यूशन का मैं कितना ग्राम लूं ताकि मेरे पास प्योर HNO3 कितना हो जाए, 31.5 ग्राम हो जाए। तो मैं ये बोलूंगा कि भैया 100 ग्राम ऑफ प्योर HNO3, या 100 ग्राम, है ना, अमाउंट ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये कितना है, ये है 63.5 ग्राम। ठीक है, या 63% है तो 63 ग्राम। कि इस सॉल्यूशन का अगर 100 ग्राम लोगे तो मेरे पास कितना HNO3 आएगा,
63 ग्राम ही आएगा। तो इस सॉल्यूशन का अगर मैं 1 ग्राम सॉल्यूशन का लूंगा तो मेरे पास जो वो कितना HNO3 पहुंचेगा, 63.100 ग्राम HNO3 मेरे पास पहुंचेगा, है ना। तो जो है वो आपको कितना चाहिए, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, 63 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट, ये तो मैंने लिखा ना, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम HNO3 कितने में होगा, 1 ग्राम HNO3 के लिए आपको जो 100/63 ग्राम इतना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो 31.5 ग्राम के लिए आपको कितना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, 100/63 इंटू 31.5 कितना, 50 ग्राम। ये हमारा आंसर है 50 ग्राम, ये हमारा क्या है, आंसर है। वापस समझो एक बार क्वेश्चन को, क्या है कि हमें जो है वो क्या करना है, एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी मोलरिटी 2 हो, जिसका वॉल्यूम कितना हो, 250 ml हो। ये हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए सॉल्यूशन में प्योर HNO3 कितना होना चाहिए, 31.5 ग्राम होना चाहिए। और इस HNO3 को मैं कहां से कलेक्ट करूंगा, तो इस HNO3 को मैं इस सॉल्यूशन से कलेक्ट करूंगा। तो आपको पूछ रहा है इस सॉल्यूशन का मैं कितना मास लूं ताकि इसमें 31.5 ग्राम HNO3 हो। तो भैया जी इस सॉल्यूशन का अगर 100 ग्राम लोगे तब जो उसमें 63 ग्राम होगा HNO3। तो इस सॉल्यूशन का अगर मैं 50 ग्राम लूंगा तो उसमें 31.5 ग्राम HNO3 जो प्रेजेंट होगा, और इतने में हमारा काम हो जाएगा। कहने का मतलब 50 ग्राम ये सॉल्यूशन लो, उसको जो 250 ml में मिलाओ, तो जो है वो हमारे पास जो HNO3 आएगा उसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 2 मोलर आ जाएगी। ये है कंसेप्ट क्वेश्चन का, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का एक बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता है क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया एक बार वापस से रिवाइज करो, वापस से रिवाइंड करके इसको देखो, बार बार देखो, जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। ये है जी, फिर देखो जरा, ये तो हुई परसेंटेज की बात, है ना, आसान सा काम है। नेक्स्ट जो है वो अपने पास टॉपिक, अब हम आते हैं भैया PPM पर, ठीक है। PPM कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। और PPM का मतलब होता है भैया पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये PPM का मतलब होता है। 1 मिलियन का मतलब कितना, 10 लाख, है ना। कि एक दिन ज़रूर जो हो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, आप सब लोग जुड़ोगे, शेयर करोगे तो ज़रूर अपने भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है ना। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा कि कोई चीज़ 1 में से कितनी है, परसेंटेज में आपने पढ़ा कोई चीज़ 100 में से कितनी है, ऐसे ही मिलियन का मतलब है कोई चीज़ 10 लाख में से कितनी है, ठीक है ना। ये PPM। ऐसे ही पार्ट्स पर बिलियन होता है PPM, कोई चीज़ 1 बिलियन में से कितनी है, यानी 10⁹ में से कितनी है। पार्ट्स पर ट्रिलियन, कोई चीज़ 1 ट्रिलियन में से कितनी है। जनरली हम PPM तक ही बात करते हैं। अरे भाई मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, 3/100 थोड़ी ना आएगा, ये आएगा 100 बाई कितना, 3 ml। ये लो जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, है ना। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है अपने पास, 33.33 ml। अब आपको क्या बताना है, इसका मास बताना है। तो भैया जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन बताना, तो डेंसिटी 1.2 और ये कितना आ गया, 100 बाई कितना, 3, खत्म बात। तो ये कितना जाएगा भैया, ये जाएगा 0.4, ठीक है। तो यानी कि कितने ग्राम का सॉल्यूशन है, 40 ग्राम सॉल्यूशन है। 40 में से 10 ग्राम क्या है, यूरिया है, और बाकी सारा जो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इस तरीके का सवाल भी जो आपको पूछ सकता है। अगला देखो जरा, और क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भैया कन्वर्जन वाला क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 10% बाई मास एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है भैया। सीधा सा काम है, आपको मोलैलिटी पूछी है। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं इसी के साथ, ठीक है। ऐसा ही है, एक क्वेश्चन समझ लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा ना। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 20% W/V एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है। एक में आपको क्या कर रखा है जी, W/V दे रखा है, और एक में W/W दे रखा है। मैं एक चीज बता देता हूं, V/V भी जो है वो कई जगह देता है, लेकिन इतना ज्यादा V/V के बारे में जो है वो नहीं दिया हुआ होता है। V/V भी आता है बहुत जगह, लेकिन इतना ज्यादा V/V आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहां पर समझना जरा कि सबसे पहला यहां पर गिवन क्या है। गिवन है भैया जी 10% W/W एक्वस
यूरिया सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या कर रखा है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि भैया जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में बदलना हो तो जो चीज दे रखी है सबसे पहले उसका मतलब लिखो। तो यहां पर दे क्या रखा है भैया, ये दे रखा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100 में से कितनी है। 10% का मतलब 100 में से कितना है, 10 है। तो इसका मतलब बताओ मुझे, इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम 10 ग्राम यूरिया, है ना। कि भाई सॉल्यूट को ना, ऊपर सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास, W/W यही है। तो 10 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है। अब ये तो हुआ वो कि भाई जो दे रखा उसका मतलब। अब जो पूछा है उसका फॉर्मूला, आपको मोलैलिटी पूछा है स्मॉल m, तो मोलैलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, और W सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में हो तो ऊपर क्या लगा दो जी, 1000 लगा दो। बस यही करना है, सीधा सा काम है। तो यहां स्मॉल m, मुझे बताओ सॉल्यूट का मास तो कितना आ गया, 10 आ गया इनटू 1000। मुझे बताओ सॉल्यूट का मोलर मास कितना है जी, 60। अब मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए, मुझे यहां से सोच समझ के बता दो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा। ये देखो जरा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है कितना है, 100 ग्राम है। तो 100 माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है जी, 10 ग्राम है। तो 10 कितना आया जी, 90 ग्राम। तो यहाँ पर जो है मैं कितना रखूँगा, 90 रखूँगा। जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो। ये आया कितना, 100/54। यही अपना क्या है जी, आंसर है। सिंपल सा काम है ना। तो वही बात, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो एक ही काम करना है, जो चीज़ दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखो, उसका मतलब लिखो, और जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दो। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है, तो गिवन ये है भैया 20% W/V एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है। और भैया ये गिवन है तो इसका मतलब मुझे बता दो इस बार, W/V है यानी ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज अपना सॉल्यूट हो गया, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। इस बार जो है वो क्या आएगा, ml सॉल्यूशन आएगा, W/V हो गया ना, तो इस बार नीचे वॉल्यूम आएगा। तो इसका मतलब कि भाई 20 ग्राम जो है ना वो 100 ml सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है। और यहां से मुझे तो कैपिटल M बताना, तो इसका फॉर्मूला क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास, वॉल्यूम अगर ml में हो तो ऊपर क्या आएगा, 1000 आएगा। तो यहां से मैं इसको करता हूं सॉल्व, गिवन मास कितना आएगा, 20 ग्राम है, डिवाइड बाय ग्लूकोज का कितना होता है 180, ऊपर क्या आएगा 1000 आएगा। और भैया 100 ml सॉल्यूशन है, तो ये देखो जरा, ये सब कुछ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया कितना 10/9। यही अपना क्या है, आंसर है, 1.11 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक चीज जो है मैं यहां पर बता देता हूं, देखो जरा, कि अगर आपको जो है ना यहां पर इसका शॉर्ट मेथड क्या है ना, इसका शॉर्ट मेथड मैं यहां लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं। भैया जी देखना कि अगर आपको W/V दिया है परसेंटेज में और डायरेक्टली मोलैरिटी बतानी है, तो इसका डायरेक्टली तरीका यह है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, आप सोचो जरा ध्यान से देखो कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला ये तो है, या फिर W/V क्या होता है, ऊपर तो मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो ये क्या है, ये x क्या है, x मास ऑफ सॉल्यूट है ना, और ये क्या है जी, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, W/V तो हो गया, W/V डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000। अच्छा परसेंटेज है तो वॉल्यूम हमेशा कितना होगा, 100। कहने का मतलब कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई W/V है ना, x डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम हमेशा कितना आएगा, परसेंटेज है तो 100 आएगा। कि भाई आप क्या बोलोगे कि 20% W/V सॉल्यूशन है, इसका मतलब 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। 10% W/V है, इसका मतलब 10 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहां पर हमेशा वॉल्यूम कितना रहेगा, 100 रहेगा। और 100 से 100 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। और ये क्या है, ये W/V है। तो हमारे पास रिलेशन जो है ना वो एक ये निकल के आता है कि W/V इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये भैया मोलरिटी और W/V का डायरेक्टली रिलेशन है। और इस रिलेशन को जो है वो आपको क्या करना है जी, काम में लेना है। और डायरेक्टली जो है वो हम मोलरिटी को W/V में बदल सकते हैं, या फिर W/V को मोलरिटी में यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा काम है ना। तो ये हुई एक बात। फिर देखिएगा जरा, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपको W/V से स्मॉल m पूछ ले। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है वो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ होगा, डेंसिटी का डेटा क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे
कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, ये आपको दे दिया जैसे 9.8% W/V इक्वस H2SO4, और इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है सॉल्यूशन की, जैसे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 0.8 ग्राम पर सीसी। ठीक है, सिंपल सा सीधा सा काम है। आप वीडियो को पोस्ट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता, आता है तो क्या आता है देखना ज़रा। मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व कि भाई तरीका वही, गिवन क्या है सबसे पहले, जो चीज़ गिवन है, गिवन ये है 9.8% W/V। इसका सबसे पहले क्या लिखोगे, मतलब लिखोगे, है ना, इक्वस H2SO4। इसका मैं सबसे पहले मतलब लिखने जा रहा हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 9.8 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन कितने में, नीचे क्या आएगा 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, कैपिटल एम पूछता तब तो मैं डायरेक्टली बता देता, जैसे मान लो आपको कैपिटल एम पूछा है तो मैं बोलता W/V कितना 9.8 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना आ जाता, मोलर मास कितना 98, इसकी मोलरिटी आ गई कितनी 1 मोलर। ये लो जी, मोलरिटी तो आ गई, लेकिन मुझे मोलरिटी चाहिए। तो एक तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको कि स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m डिवाइड बाय 1000 d माइनस m इंटू MW। ये लो, आप इससे भी जो है वो क्या कर सकते हो, स्मॉल m कैलकुलेट कर सकते हो। अब मेरे पास कैपिटल m है 1, यहाँ 1 रख दो, डेंसिटी 0.8 रख दो, m की वैल्यू 1 रख दो, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, ये रख दो, तो आपके पास स्मॉल m यहाँ से भी आ सकता है, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हम इससे कैलकुलेट करते हैं, जो तरीका है, जो कंसेप्ट है वो सीखो, फॉर्मूला तो हम कभी भी भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो कंसेप्ट को पकड़े रहो हमेशा, कंसेप्ट को कभी नहीं छोड़ना है। और कंसेप्ट ये कहता है कि जो चीज़ दे रखी है उसका मतलब लिखो, तो जो चीज़ दे रखी है मैंने उसका मतलब लिख दिया, जो चीज़ पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो। तो भैया स्मॉल m पूछा है, स्मॉल m निकालने का तरीका गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और W सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में हो तो ऊपर कितना लगा दो जी 1000 लगा दो। तो गिवन मास कितना दे रखा है 9.8 इंटू कितना 1000, मोलिकुलर वेट कितना है, तो भैया मेरे मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है 98 होता है। अब देखो जी, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। हाँ भाई, तो अगला जो टॉपिक अपने पास ये है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हालांकि वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह तो यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, है ना, और आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक मोल कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया ना, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आप कर लोगे। लेकिन फिर भी देखो एनसीईआरटी में मेंशन है तो हमें पढ़ना तो है ही है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा कि टॉपिक इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखो क्या है कि भैया हमारे पास बहुत सारे जो है वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी केमिकल रिएक्शन में, है ना, आखिर दो एलिमेंट्स किस तरीके से जुड़ते हैं, उनका कॉम्बिनेशन या उनसे जो है वो उनकी रिएक्शन किस रेशो में होती है ना, इससे रिलेटेड कई अलग अलग तरीके के लॉज दिए। या फिर आप यूँ भी बोल सकते हो कि अलग अलग कंपाउंड है, तो उन कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, या फिर यूँ कहो कि मॉलिक्यूल का जो कॉम्बिनेशन है एटम्स का, वो किस तरीके से होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन एक ही है, तो जो दुनिया में जितने भी H2O के मॉलिक्यूल्स है सारे के सारे आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसमें हाइड्रोजन के 2 ही एटम होंगे, ऑक्सीजन का एक ही होगा, है ना। तो इनसे रिलेटेड जो है वो अलग अलग तरीके के जो है वो लॉज दिए गए। इनमें सबसे पहला जो लॉ है वो है अपने पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक। अब ये क्या होता है, तो आसान सा काम है भैया, किसने दिया था, तो गिवन बाय लेवोशियर। ठीक है, लेवोशियर ने जो हो ये सबसे पहले लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दिया था। क्या होता है, तो भैया जैसा कि इसका नाम है वैसा ही काम है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि भैया हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो टोटल जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही टोटल मास किसका होगा जी, प्रोडक्ट का होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास या ड्यूरिंग
any chemical reaction mass will be always conserved, ठीक है। and during the reaction mass neither be created nor be destroyed, ठीक है। तो भैया एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, हमेशा जो है मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई ये रिएक्शन है, R इज कन्वर्टिंग इनटू P, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही मास किसका होता है जी, प्रोडक्ट का मास होता है, ठीक है। ये अंडरस्टूड है अपने पास। अब बस शर्त ये है कि रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, है ना। ये जो कंडीशन है या ये जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, ये याद रखिएगा। जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है ना, है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो रिएक्शंस होती है उन पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ ये चीज़ लागू नहीं होती, बाकी हर रिएक्शन पर लागू होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि CaCO3 है, ये सॉलिड है जी, है ना। हमने इसको जो है वो क्या कर रखा है, हीट किया। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो CaO सॉलिड और साथ में ये कन्वर्ट होगा किसमें, CO2 गैस में। इस तरीके से जो है ये कन्वर्ट होगा। अगर मैं कहूँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करूँ तो इसका जो है वो कितना है जी, 1, इसका भी कितना है 1, इसका भी कितना है 1, और इसका सबसे पहला मतलब होता है क्या, मोल। तो इसका 1 मोल अगर जो है वो रिएक्ट करेगा या इसका 1 मोल अगर ब्रेक होगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा और 1 मोल किसका बनेगा जी, CO2 का बनेगा। ये तो रही बात मोल की। अगर मैं मास चेक करूं तो हमें पता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है वो कितना होता है जी, मोलर मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका मोलर मास कितना है, 100, तो 1 मोल का मास इसका 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 56 ग्राम होता है, तो यहाँ पर जो है इसका आया 56, और CO2 का कितना होता है, 44। मैंने कहा जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होगा ना उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का होगा। अब जितने भी प्रोडक्ट है सारे चेक कर लो, ये प्लस ये दोनों मिला के देख लो कितना है, 100 ग्राम है। रिएक्टेंट साइड जितना है उतना ही प्रोडक्ट साइड है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलते हैं। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात, सिंपल सा काम है, ये है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ज़्यादा इसमें जो है वो इतना ज़्यादा जो है और कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो अपने पास अगला जो पॉइंट है ना, सेकंड, ये तो है पहला। जो सेकंड पॉइंट है ये है भैया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देखो जी ये क्या कहता है, किसने दिया था, तो गिवन बाय प्राउट, ठीक है। प्राउट ने जो है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। क्या होता है तो समझना जरा, कि इसमें जो है वो हम ये बोलते हैं कि भैया कोई अपने पास कंपाउंड है, ठीक है, कोई कंपाउंड है, तो किसी भी कंपाउंड को जब हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो भैया उसमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर के लिए आप कंपोजिशन देखो कि वाटर का कंपोजिशन क्या है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि भैया किसी कंपाउंड का जो प्रिपरेशन मेथड होता है ना, या किसी कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो उसके प्रिपरेशन मेथड या उसके कलेक्टिंग सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर है, तो वाटर को आप कैसे भी प्रिपेयर कर लो, किसी भी केमिकल रिएक्शन से बना लो। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन में वाटर बनाया है, मैंने जो NaOH और HCl की रिएक्शन करवाई, तो इसमें भी हमें पता है क्या क्या बनेगा, HCl और साथ में क्या बनेगा, वाटर, यहाँ पर भी बनेगा, है ना। तो भाई, और आप चाहे वाटर को किसी भी सोर्स से कलेक्ट कर लो,
आप जो पानी ले लो, अपने सैंपल, पानी का सैंपल अपने घर से ले लो, आप पानी का सैंपल अपनी कोचिंग से ले लो, अपने हॉस्टल से ले लो, चाहे लंदन, अमेरिका, इराक, कहीं से पानी का सैंपल ले आओ भैया, फॉर्मूला हमेशा उसका क्या रहेगा, H2 ही रहेगा। उसमें हमेशा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 ही होंगे, ऑक्सीजन कितना होगा, 1 ही होगा। अगर मैं इनके मास रेशियो की बात करूँ तो मास रेशियो हो जाएगा 2:16, बोले तो 1:8। तो कहने का मतलब यह है कि कोई कंपाउंड का कंपोजिशन जो है ना, वो कभी भी इसके कलेक्टिंग सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, ना ही कंपाउंड का पोजीशन जो कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं, है ना। तो मैं जो हो ये चीज़ लिख देता हूँ पहले, देखो जी, हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the chemical composition of any compound does not depends on the collecting source of compound or the method of preparation of compound। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि भैया जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड नहीं करता और वो कलेक्टिंग सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, कि भाई दिस विल द composition of compound always remains constant। ठीक है, कि भैया कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या रहता है भैया, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए H2O, ठीक है ना, H2O जो है वो इसका कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। हम ये बोलेंगे कि भैया इसमें जो अगर मास रेशियो की बात करोगे आप, तो मास रेशियो जो है वो कितना है, 2:16, बोले तो कितना, 1:8। तो आप जो है वो किसी भी मेथड से बना लो, चाहे आप H2O को किसी भी सोर्स से कलेक्ट कर लो, हमेशा जो कितना रहेगा, 1:8 ही रहेगा, है ना। तो ये हमेशा 1:8 क्या रहता है भैया, कांस्टेंट ही रहता है, चाहे आप वाटर का सैंपल कहीं से ले आओ, है ना, हमेशा जो वो इतना ही रहेगा। ये है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा जो है वो अपने पास है भैया, थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया था, गिवन बाय डाल्टन। देखो जी, सिंपल सा काम, सीधा सा काम, कि भाई डाल्टन ये कहता है कि मान लो 2 एलिमेंट है अपने पास और 2 एलिमेंट आपस में मिलकर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। एक तो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं भैया, हालांकि जो वो अभी वो एनसीईआरटी में नहीं है ना, लेकिन जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो हमने पढ़ा ही है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, और एक और है जो अभी करंटली जो हो याद नहीं आ रहा है, रिचर ने दिया था, और नाम उसका हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, तो दूसरा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना, जो रिचर्ड ने दिया था। तो दोनों जो है वो थोड़े से डिफरेंट, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हम मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी नहीं है, आता भी नहीं है वहाँ से, है ना। तो देखो ये क्या कहता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो ये लो यही कहता है कि भैया अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा 2 एलिमेंट है, कोई मान लो दोनों एलिमेंट आपस में मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक तो CO बना लिया, एक CO2 बना लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपाउंड N2O, है ना, N2O2, फिर N2O3, N2O4, N2O5, अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहले मैं इसको जो लिख देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि भैया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements
two elements are combined to form two or more than two compounds then, ठीक है, the fixed mass of any one element which, या फिर इसको मैं यूं लिख दूं, then if mass of any one element is fixed, then mass of other element which combines with the fixed mass of first element will be in simplest ratio in all compounds, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है। अब यार डेफिनेशन से ये जो है वो समझ में नहीं आता है, तो बिना एग्जाम्पल के जो है ना ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो हम समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए भैया कार्बन और ऑक्सीजन, अभी हमने CO2 की बात करी थी ना, या कार्बन ऑक्सीजन की बात करी थी। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर दो कंपाउंड बनाते हैं, तो CO बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ भैया इनका मास, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है वो अपने पास मास है, और मास में जो है वो पहले तो कार्बन का है और फिर ऑक्सीजन का। तो कार्बन का कितना 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम है। यहाँ अगर मैं चेक करूँ कार्बन का 12 ग्राम है और यहाँ ऑक्सीजन का कितना है जी 32 ग्राम CO2 में, ठीक है ना। तो अब ये कहता है कि अगर आप क्या करोगे, किसी एक एलिमेंट का मास आपने क्या कर दिया भैया, फिक्स कर दिया। मान लो आपने किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, जैसे आपने जो कार्बन का मास यहाँ पर क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, दोनों में इक्वल कर रखा है ना। कि भाई अगर यहाँ तो देखो ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है, अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम इक्वल करते। कैसे करते वो अभी मैं बात करके बताऊंगा आपको, एग्जांपल से समझाऊंगा। तो कार्बन का मास दोनों में फिक्स है, तो ये कहता है कि ऑक्सीजन का वो मास जो कार्बन के फिक्स मास के साथ जुड़ रहा है वो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। तो भैया यहां पर आप देखो मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है भैया, 16:32, यानी कि कितना आया 1:2। और ये किस में आ रहा है जी, ये सिंपलेस्ट रेशियो में है, सिंपलेस्ट रेशियो में है, ये कंडीशन है। क्लियर है बात। तो और देखते देखो एग्जांपल, अभी जो है वो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, मान लो H2O बना रहे हैं, H2O2 बना रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि ये चीज़ लागू होती है कि नहीं होती है, देखिएगा। हाँ तो देखना जरा कि ये जो एग्जांपल है ना, अब इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि अगर मैं मास का रेशियो देखूँ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम, यहाँ हाइड्रोजन 2 ग्राम ऑक्सीजन कितना है जी 32 ग्राम। एक को फिक्स कर दो, सीधा सा काम है। हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, फिक्स है ना। तो मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन आप देखो जरा, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका रेशियो क्या आया 16:32, बोले तो 1:2 आ रहा है, तो सिंपलेस्ट रेशियो है ना। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है भैया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कई अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं। N2O हो गया, N2O2 हो गया, या NO बोल दो इसको, N2O3 हो गया, N2O4 हो गया, है ना। फिर एक हो गया जी N2O5। यहाँ पर देखो जरा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो चेक करता हूँ। नाइट्रोजन का कितना है 28, ऑक्सीजन को 16, ये 28, ये 32, ये 28, ये 48, ये 28, ये कितना आ जाएगा 48 और कितना 64, ये 28 और ये कितना आ जाएगा जी 80। ठीक है, चेक करो जरा। और किसी एक को फिक्स करना, किसको फिक्स करें, साफ दिख रहा है यार हमें ऑलरेडी नाइट्रोजन जो है यहाँ पर क्या है, फिक्स है। तो नाइट्रोजन को हमने जो है यहाँ पर फिक्स कर रखा है, ये फिक्स्ड है। तो भैया मास रेशियो, मास
रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना आया, ये आया 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो कितना 81 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। अब ध्यान से देखो ये भी किस में है, सिंपलेस्ट रेशियो में है, सिंपलेस्ट रेशियो में है। ठीक है, तो भैया ये सिंपल सा काम है। सल्फर और ऑक्सीजन हो गए, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन SO2 और SO3 बनाते हैं, वहाँ पर भी लागू हो सकता है, ध्यान रखना। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन को पहचानने का तरीका यही है, एलिमेंट कितने होंगे, 2, और दोनों एलिमेंट मिलकर आपस में 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के कंपाउंड बनाएंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात ये है भाई। ठीक है, एक लास्ट है भैया, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ, चौथा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये हमने पढ़ा है भैया पिछली क्लास में, यूडियोमेट्री जब हमने पढ़ा था ना, तो वहां पर मैंने जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम आपको ऑलरेडी बता दिया है। किसने दिया था, गिवन बाय गेलुसेक, है ना। तो गेलुसेक ने ये दिया था, गेलुसेक ने जो ये दिया था। क्या कहता है गेलुसेक, सिंपल सा काम कि गैसेस हमेशा वॉल्यूम के सिंपलेस्ट रेशियो में रिएक्शन करती है, और अगर प्रोडक्ट भी गैसियस है तो वो भी वॉल्यूम के सिंपलेस्ट रेशियो में ही होगा, है ना। तो गैसेस ऑलवेज रिएक्ट्स इन simplest ratio of volume, and if product is also gaseous, then this will be also in simplest रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो ये भी जो है वॉल्यूम के सिंपलेस्ट रेशियो में ही होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास रिएक्शन है भैया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, है ना। ये भी क्या है, गैस। अब एक रिएक्शन होगी ना, अच्छा ये होना चाहिए कि आप जिसको कंपैरिजन कर रहे हो या जिस गैसेस के लिए, जिन गैसेस, जो भी गैसें इन्वॉल्व है, सबका टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। और एक रिएक्शन में जितनी भी गैसें होती है सबका टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, सेम ही होता है। अगर मैं मोल की बात करूं तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके 2 मोल बना रहा है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, मान लो, है ना, वॉल्यूम STP पर मैं वॉल्यूम लिख देता हूं सबका, तो इसका 22.4 लीटर 1 मोल का वॉल्यूम, ये आ जाएगा 67.2 लीटर 3 मोल का वॉल्यूम, ये आ जाएगा कितना 44.8 लीटर। अब आप देखो जरा कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा कितना 1 रेशियो, है ना, ये आया 1:3 रेशियो कितना 2, यही रेशियो आया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करके इसका कितना 2 वॉल्यूम बनाता है। सिंपल सा काम है कि भैया आप जो है ना, जो कैलकुलेशन मोल के साथ करोगे वही कैलकुलेशन वॉल्यूम के साथ कर सकते हो। कि भाई आपको यहां पर यह करने की जरूरत नहीं है कि आप सबसे पहले जो है वो इसको, मान लो आपको इसका 1 लीटर, इसका 3 लीटर, इसका 2 लीटर दे दिया, या आप इसको यूं भी बोल सकते हो कि इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ मिलकर इसका कितना बनाएगा, 2 लीटर बनाएगा। तो अब अगर आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है, मान लो आपको पूछ लिया इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ मिलकर इसका कितना बना रहा है, तो आपको यह करने की जरूरत नहीं है कि 1/22.4 करो, 3/22.4, उसको अलग से जो मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैसेस वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में ही रिएक्शन करती है। ठीक है ना। और डायरेक्टली जो आप बोल सकते हो, इसका 1 ml इसके 3 ml के साथ मिलकर इसका 2 ml, अगर ml में लोगे तो आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। ये हमारे पास 4 तरीके के लॉज है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और अगर आपने जो इससे पहले की सारी क्लासें पढ़ ली डिटेल में, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक जो है वो शायद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका मूल कंसेप्ट भैया जी मेरी तरफ से पूरा एकदम कंप्लीट है ना। और बहुत जल्दी जो है हर एक लेक्चर की PDF जो वो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है भैया, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हो तो उसका भी लिंक, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको जो है वो समझ में आई होगी। यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।